हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह सेशन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स देखिए, जिनका भी अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, चाहे आपका पेपर 18 अगस्त 2024 को हो बिहार पुलिस का, या फिर 21 अगस्त को हो, 25 अगस्त को हो, या फिर 28 अगस्त 2024 को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना हो, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यह सेशन है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और देखिए, इससे आइडिया लगेगा आपको कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। और वैसे भी मैंने जहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, सारे टॉपिक को आपको कवर कराया हुआ है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 11 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और जिनका भी बिहार पुलिस का अभी एग्ज़ाम बाकी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का एग्ज़ाम, चाहे आपका 18 अगस्त 2024 को है, 21 अगस्त 2024 को है, 25 अगस्त 2024 को है, या फिर 28 अगस्त 2024 को है, तो आप इस सेशन को पूरा देखिए। चलिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस परीक्षा 11/8/2024। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। और ऐसा समझिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऐसा फील करिए, ठीक है ना। और ये सारे प्रश्न को सॉल्व करिए और अपना स्कोर कमेंट करके आप बताइए कि कितना स्कोर आपने लाया है। चलिए बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या है। मैं थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप लोग भी आंसर कमेंट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, दाब जो है, दाब क्या है, तो दाब एक अदिश राशि है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि दाब एक अदिश राशि है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दाब का परिभाषा क्या होगा, तो अगर आप परिभाषा जान जाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है, ठीक है ना। किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। यानी कि अगर बात करें तो दाब बराबर क्या होगा, तो दाब बराबर हो जाएगा आपका बल बटा क्षेत्रफल। तो अभी मैंने जैसे कि बताया है, क्या परिभाषा बताया है कि किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा बल दाब कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए, क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, ये जो क्षेत्रफल है जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही क्या होगा, दाब उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, दाब उतना ही कम होगा। और क्षेत्रफल जितना छोटा होगा, दाब उतना ही बड़ा होगा, ठीक है ना, उतना ही अधिक होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और देखिए, दाब का एसआई मात्रक जो होता है, बल का क्या होगा, न्यूटन होगा। और क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, संविधान बनाने में कितना समय लगा था, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। देखिए, संविधान सभा से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन रहा है, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। देखिए, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। तो यहां पर देखेंगे तो गंगा इसमें से आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, गंगा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है। बिहार जो है फ्रेंड्स, आपको पता है कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ यह सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, बताइए। तो देखिए, सेरीकल्चर एपी कल्चर, ठीक है ना, एपी कल्चर, वर्मी कल्चर,
ये सब पूछा जाता है। ठीक है, पीसी कल्चर भी आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको पीसी कल्चर भी बता दे रहा हूँ। देखिए पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन। एपी कल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में मैंने बताया है, मधुमक्खी के डंक में, लाल चींटी में, ठीक है ना, इन सब में पाया जाता है कौन सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मिक एसिड, मैथनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैंने आपको मैथनोइक बताया है तो। चलिए लैक्टिक एसिड आपको पता है कि दूध और दही में पाया जाता है, और मांसपेशियों में थकान जो होती है ये लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना, सिरका में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो नींबू और संतरा है उनमें में पाया जाता है, नींबू और संतरा। अब बचा टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड पाया जाता है आम, अंगूर, जो कच्चे आम हैं, अंगूर हैं, इमली हैं, इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। एक है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो पाया जाता है ये सेब में, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, सेब में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए ओडोमीटर से जो है ये वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, अच्छा ये तो आपको पता है कि इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। अच्छा एक प्रश्न बनता है कि सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान किसको कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बागीचा किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी मोहनजोदाड़ो को ही कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, भारत और सेशल्स के बीच। तो देखिए भारत और सेशल्स के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है इसका नाम है लामितीय, ठीक है ना, यहाँ पर लामितीय ये बना लीजिए, लामितीय, ये लामितीय भारत और सेशल्स के बीच का है, ठीक है, भारत और सेशल्स के बीच का। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच का है, ठीक है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य का है। और गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच का अभ्यास है। तो ये सब भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर दिया गया है। देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। अच्छा जो शुद्ध जल होता है, ठीक है ना, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है। खाने वाला जो नमक होता है उसका भी पीएच मान 7 ही होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1922 में, किसके नेतृत्व में, तो सीताराम राजू के नेतृत्व में, सीताराम राजू के नेतृत्व में, ठीक है फ्रेंड्स, रंपा विद्रोह। और देखिए फ्रेंड्स 1924 में इनकी मृत्यु के साथ ही ये विद्रोह समाप्त हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है जमुना के नाम से, ठीक है ना, जमुना के नाम से इसको जाना जाता है, जमुना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो देखिए वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था 1498 में, ठीक है ना, 1498 में ये भारत आया था, ठीक है। भारत के समुद्री मार्ग का खोज इसी ने किया था और ये कालीकट पर पहुंचा था और वहाँ का जो राजा था जमोरिन, उसी ने इसका स्वागत किया था, जमोरिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, मैंने कई दफ़ा अपने सेशन में बताया हुआ है और ऑलमोस्ट जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्होंने भी रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रश्न हमारे वीडियो से आए हुए हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, ठीक है ना, 14 से 18 तक चला था यह युद्ध। और फ्रेंड्स देखिए प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ये क्या था। तो फ्रेंड्स देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था आपको याद होगा कि ये जो आपका आर्क ड्यूक फ्रांज, यहाँ फ्रांज बना लीजिए, फ्रांस नहीं फ्रांज, ठीक है ना, आर्क ड्यूक फ्रांज जो फर्डिनेंड था, कौन, फर्डिनेंड, 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 उसकी हत्या था। यानी कि
जो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि ये जो फर्डिनेंड था उसकी बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। ठीक है, सेराजेवो में हत्या मैंने कई बार आपको बताया भी है। ठीक है, चलिए रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो अभी मैंने बताया था किसके संचय के कारण, तो ये लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं में तुरसता या तीक्ष्णता, ठीक है ना, तीक्ष्णता ज़्यादा उचित रहेगा। पौधों की कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? पौधों की कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपका वैक्यूल्स है, यानी कि कोशिका रस से भरी हुई रक्तिकाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था? आर्यों का मूल निवास स्थान जो था ये कहाँ पर था? तो ये एशिया माइनर था, एशिया माइनर। ठीक है ना, एशिया माइनर अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, एशिया माइनर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जामा मस्जिद का। ठीक है ना, लाल किला का, आगरा के ताजमहल का। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में, अब यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है यह मिला था किसको? बताइए, इन्हीं तीन में से बता दीजिए। तो ये प्रजापति को मिला था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है, यहाँ पर सोम भी दिया गया है, किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है? किसने कहा था कि कांग्रेस हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है? तो फ्रेंड्स ये कहा था किसने? बताइए किसने कहा था? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस मैंने आपको बार बार बताया है कि 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी दिवस नहीं, ये जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्तियां हैं ये किस अनुच्छेद में है? तो आपको भी पता है अनुच्छेद 2 आपका 72 है ना, उसी में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति से संबंधित आगे भी जो आर्टिकल मिलेगा वहां पर हम डिटेल में चर्चा करते चलेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? चलिए बताएंगे बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो हुई थी ये 1530 में हुई थी। ठीक है ना, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी, और 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में, तो इसी युद्ध के उपरांत जो है बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किया था। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो आप देख करके ही बता देंगे। ठीक है ना, रामगंगा है यहाँ पर, बाकी गंगा, कोसी, कोसी जो है ये कुर्सेला में आकर के, यानी कि कुर्सेला कटिहार में आकर के ये गंगा में मिलती है। ठीक है ना, और पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी गंगा में आती है, तो मिलती है कहाँ पर? गंगा में मिलती है बिहार में आकर के फतुआ में। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? विजयनगर साम्राज्य की, बिहार स्पेशल का मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अभी रिसेंटली कराया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों याद रखिएगा। हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है ना, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। ठीक है, इसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है ना, लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम था फैटमैन। इसका नाम था फैटमैन। ठीक है, चलिए देखिए जाट जटिन
किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार के लोक नृत्य, बिहार के लोक नाटक, बिहार के जो पक्षी अभ्यारण्य है, बिहार के जो नेशनल मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य है, झील है, झरना है, जलप्रपात है, जलकुंड है, सब मैंने आपको कवर कराया हुआ है, कल ही कराया था, जाकर के देख लीजिए, प्रश्न बन रहा है। तो ये बिहार का है जाट जाटिन, ठीक है ना। अच्छा, झिझिया नृत्य भी है एक, झिझिया कहाँ का है? झिझिया भी बिहार का है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी पुस्तक जो है इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है ज्योतिबा फुले ने, और गुलामगिरी लिखा गया है मराठी भाषा में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर है? चलिए बताइए, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये देहरादून में है, ठीक है ना, देहरादून में है, देहरादून में है, ध्यान रखिएगा, देहरादून में है। चलिए, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये फ्रेंड्स सेबी की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को, आप सिर्फ 1988 याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होगी? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और आपको पता है कि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है ना, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी, तो इसीलिए 0 मीटर हो जाएगा पर सेकंड, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, और ऑप्शन में आपको इस्पात दे दिया जाता है, ठीक है ना। ठोस में होगी, उसके बाद द्रव्य में होगी, और फिर गैस में होगी। तो ये सब आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में है, ठीक है ना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 110 में है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो अमृतसर के संस्थापक हैं गुरु रामदास, ठीक है ना, गुरु रामदास हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहला कदम जो है किसने रखा था? तो फ्रेंड्स ये रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। कब? तो 1969 में, ठीक है ना, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तो ये अभी हैं आपके नंदकिशोर यादव, ठीक है, नंदकिशोर यादव। चलिए, बक्सर का युद्ध पूछा गया है कि कब हुआ था? तो आपको भी पता है बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में, ठीक है ना। और बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बंगाल के नवाब थे एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, एक साथ लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज के थे, अंग्रेजों की जीत हुई थी, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो मैंने बताया था आपको कि बरौनी में है बिहार में तेल शोधक कारखाना, और बरौनी किस जिला में पड़ता है? तो ये बेगूसराय में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, बेगूसराय में पड़ता है। अच्छा, कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? कांटी थर्मल पावर प्लांट जरा आप बताइए, तो कांटी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, किस जिला में? जिला का नाम लिखिए, इन्हीं में से बता दीजिए कौन से जिला में है। मुजफ्फरपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, तो दुधवा आपको पता है ये उत्तर प्रदेश में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला कैसे लिखा जाता है? तो ये वाला फुर्तीला आपका सही लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो परमाणु क्रमांक 16 जो है ये क्या है? 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। ऑक्सीजन का 8 होगा, फास्फोरस का कितना होगा बताइए, आप कमेंट करके बताइए। क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है ना। सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होगा। चलिए, जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो अच्छा बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुवक्ता उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? घोल की सांद्रता क्या होगी, यह आपसे पूछा गया है, घोल की सांद्रता क्या होगी बताइए। तो ये 10% होगी, 10%, इसको भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 10% होगी।
घोल की सांद्रता। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है ये आपका जैविक उर्वरक है, ठीक है ना, जैविक उर्वरक। उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है। तो कीट विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, उसी प्रकार कीट विज्ञान किससे संबंधित है, तो कीड़े से संबंधित है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी पूछ लिया जाएगा, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक, तो ये नरेंद्र कपानी हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स ये करता है आपका 4.5 टन, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 4.5 टन दिया गया है उच्च ग्रेड कोयला। देखिए पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये लीला सेठ हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपको भी पता है फ्रेंड्स कि सबसे हल्की धातु जो होती है ये लिथियम होती है, और सबसे भारी ओस्मियम होता है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो ये ओस्मियम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए, तो देखिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है मिला था कब, तो ये भी याद रखिएगा 1970 में मिला था। और उनकी किस रचना के लिए, तो निराला की साहित्य साधना के लिए, निराला की साहित्य साधना के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे कि जीवित कोशिका की खोजकर्ता कौन है। जीवित कोशिका के, अच्छा कोशिका की खोज वैसे रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना, लेकिन जीवित कोशिका की खोजकर्ता लीवेनहॉक हैं। अच्छा लुई पास्चर जो है, लुई पास्चर याद रखिएगा, इन्होंने किण्वन का खोज किया था। किण्वन का खोज किसने किया था, फर्मेंटेशन का, तो लुई पास्चर ने, ठीक है ना। चलिए ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि मृक्षकटिकम के रचनाकार कौन है। मृक्षकटिकम के रचनाकार जो है कौन है, तो ये शूद्रक की मृक्षकटिकम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का यहाँ पर गठन पूछा गया है, बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स संविधान सभा की गठन की बात करते हैं, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था यह आपको याद रखना है 6 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर अगर आप 6 बना लेंगे तो 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और अभी मैंने बताया था आपको 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी। चलिए बिहार में सोना किस जिला में पाया जाता है। बिहार में सोना तो ये जमुई में पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अभ्रक पाया जाता है कहाँ पर, तो अभ्रक भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा गया, नवादा और जमुई में भी अभ्रक पाया जाता है, ठीक है। देखिए भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, अभी मैंने बता दिया है, ये लेमितीय है, लेमितीय ये बना लीजिए। युद्धाभ्यास भारत यूएसए, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, गरुड़ भारत फ्रांस। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता आपको पता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का होता है ना वही तो नेता होता है, तो यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जजिया कर जो है किसने लागू किया था, तो जजिया कर को सबसे पहले लागू किसने किया था, प्रश्न ये था जजिया कर को सबसे पहले किसने लागू किया था, तो सबसे पहले लागू किया था मीर कासिम ने, ठीक है ना। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, और फिर औरंगजेब ने जो है जजिया कर लागू किया था। उसके बाद देखिएगा कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी, तो 22 जनवरी 1905 की घटना को क्या कहा जाता है, तो ये इतिहास में इसको खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बिहार की सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, बिहार की सिल्क सिटी, तो बिहार की सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है।
चलिए, सबसे हल्की धातु अभी मैंने बताया था ये लिथियम है और सबसे भारी ओस्मियम है। देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो फ्रेंड्स, गांधी जी सम्मिलित हुए थे जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 1931 में हुआ था, उसी में हुए थे। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इसने किया था इन्होंने, ठीक है। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, जिसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में। और इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पटना किस नदी के किनारे है? तो ये हो गया है प्रश्न, गंगा नदी के किनारे। सेरिकल्चर का संबंध, ये भी प्रश्न हो गया था रेशम कीट से। जीवित कोशिका की खोजकर्ता, ये भी प्रश्न हो गया था, लीवेनहॉक ने किया था। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ये भी मैंने करा दिया है। ओडोमीटर भी मैंने करा दिया था कि वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी है ओडोमीटर, ठीक है। पटना किस नदी के किनारे, फिर से प्रश्न आ गया, कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। सबसे हल्की धातु फिर से आ गया, लिथियम है। पटना किस नदी के किनारे, ये रिपीट हो रहा है। सबसे हल्की धातु, ये भी हो गया, सबसे हल्की धातु। देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया लगातार, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है आपका कि हाँ, अब ठीक है, गोदान किसकी रचना है? गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा की है, ठीक है ना, विष्णु शर्मा की। अच्छा, बाणभट्ट की क्या है? हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो गुरु नानक सिखों के ये पहले गुरु हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। 1469 में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी ननकाना साहब, पाकिस्तान में, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अनुपम मिश्र लेखक हैं, ठीक है ना, और इनका जन्म हुआ था वर्धा, महाराष्ट्र में 1948 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बताइए, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर कमेंट करिए। देखिए, दो वर्ण को जो मेल होता है ना, दो वर्ण का, उसको संधि कहा जाता है, ठीक है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का तो अति जोड़ आचार होता है ना, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है महर्षि, यानी कि महाजोड़ ऋषि होगा, ठीक है ना, महाजोड़ ऋषि। अच्छा, गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? गणना के लिए तो ये संख्यावाचक का, निश्चित रूप से संख्यावाचक होगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न कि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कर्मधारय समास है। अच्छा, आजन्म में कौन सा समास है? बताइए, आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में जो है फ्रेंड्स, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास आजन्म में है, ठीक है। चलिए, दर्शन में कौन सा वचन है? दर्शन जो होता है ना, ये हमेशा बहुवचन में होता है। दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है, सदा बहुवचन में होता है दर्शन। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पहला बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में। पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? बताइए, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। चंद्रयान 3 को लॉन्च कब किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना, आपको याद है ना कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर देखिए 14 जुलाई। अच्छा, आदित्य L1 को पूछा जाएगा, जो भारत का पहला सौर मिशन है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो इसको भी याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को। इम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था, और आपको याद है कि ये 1930 की घटना है। 1930 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा
दांडी मार्च जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था कब, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 78 अनुयायियों ने दांडी मार्च में भाग लिया था। 12 मार्च की यह घटना है। 6 अप्रैल 1930 को ये गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और नमक सांकेतिक रूप से बना करके नमक कानून तोड़ते हैं और उसके साथ ही सविनाग्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बेलूर मठ किससे संबंधित है। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना करवाया था, रामकृष्ण मिशन का, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे ये चाणक्य थे, स्वयं विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा जाता है, अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरा विश्व युद्ध कितने वर्ष तक मतलब कब से कब तक चला था, तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक, ये 6 वर्षों तक युद्ध चला था, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन है, तो ये जनहित याचिका जिसको कि पील बोला जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पीएन भगवती के समय लाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में है। देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कहाँ पर, कमेंट करके बता दीजिए। राइट आंसर जो होगा इसका आपका सिंगापुर में होगा और सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया है और इन्होंने कहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है ना। जय हिंद का भी नारा इन्होंने ही दिया है। चलिए मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहनजोदाड़ो की खोज 1921 में 1921 में रखालदास बनर्जी ने किया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो सिविल सेवा दिवस को प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। 21 अप्रैल के दिन सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, अधिकतम भारत में न्यूनतम नहीं, ये बिहार में ना होना चाहिए, नहीं भारत में, ठीक है, भारत में पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको है दिबांग घाटी, ठीक है। चलिए और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है और सबसे ज़्यादा बिहार का है। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है, अब यहाँ से मैं आपको 3-4 प्रश्न करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप अनुच्छेद 52 आपको याद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद अगर आपसे 55 पूछा जाए तो ये चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 56 पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद अगर आपसे 57 पूछा जाए तो ये राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। अगर आपसे 58 पूछा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता का इसमें वर्णन है, तो ये सब आप याद रखिएगा। लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो ये आपको भी पता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी, पृथ्वी की भगनी भी, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम कह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होगा राइट आंसर। देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यहाँ पर देखिए लिक्विफाइड दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मंझर कुंड जो है ये कहाँ पर है, मंझर कुंड और तेलहर कुंड मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं, मंझर कुंड भी रोहतास में है और तेलहर कुंड कैमूर में है, ठीक है।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है बिहार के महिला साक्षरता दर के बारे में। क्या मैंने आपको नहीं बताया है? बताया हुआ है। कितना है महिला साक्षरता दर? तो मैंने आपको चीख चीख करके बताया है कि 51.5% जो है ये बिहार में महिला साक्षरता दर है। ठीक है ना। अगर आपसे बिहार की ओवरऑल साक्षरता दर पूछ लिया जाता तो आप क्या जवाब देते? तो ओवरऑल 61.8% साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। चलिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ये तो हो गया है प्रश्न ना। हाँ ये प्रश्न हो गया है, ठीक है ना। नंद किशोर यादव हैं, क्लियर, ये प्रश्न हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि किस भाषा के लिए बासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो देखिए बासुकीनाथ झा जो हैं ये बिहार से बिलोंग करते हैं और मैथिली के लिए दिया गया है इनको, ठीक है ना। याद रखिए किसके लिए? तो मैथिली के लिए दिया गया है, क्लियर। और देखिए इनकी जो निबंध संग्रह है बोध संकेतन, इसी के लिए दिया गया है, बोध संकेतन के लिए। अच्छा हिंदी का किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया है। उपन्यास मुझे पहचानों के लिए अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को दिया गया है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, क्लियर। अच्छा अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो CaSO4 × ½ H2O होगा, ठीक है। जिप्सम का CaSO4 × 2H2O होगा, ये सब आप याद रखिएगा। NaHCO3 किसका होता है? बेकिंग सोडा का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुझा चूना का सूत्र क्या है। बुझा चूना का तो इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है DNA का फुल फॉर्म। अच्छा DNA का और RNA का, RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा गया है। विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस का ओम होगा, पावर का शक्ति का वाट होगा और वोल्ट आपका विभवांतर वगैरह का होता है। चलिए IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह आपका टंगस्टन का बना होता है। चलिए उसके बाद देखिए LPG का मुख्य घटक क्या है? तो LPG का मुख्य घटक जो होता है ये ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन आपको पता है ना, तो ब्यूटेन होता है। चलिए प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? मैंने पढ़ाया हुआ है प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्घ्य है। उसके बाद देखिए निर्वात में ध्वनि की चाल, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है बताइए? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट में कितना जूल होगा, तो 1 किलोवाट में, यहाँ मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, 1 किलोवाट आवर में kWh, ठीक है, कितना होगा? तो 3.6 × 10⁶ जूल होगा। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होगा? तो 746 वाट होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जितने भी विलुप्त प्राय इसमें प्राणी हैं, जंतु हैं, उसके बाद जो पेड़ पौधे हैं, इन सबको इसमें रखा जाता है। ये IUCN के द्वारा जो है जारी किया जाता है और पहली बार 1968 में जो है रेड डाटा बुक प्रकाशित किया गया था। बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी? तो बिहार में डचों के द्वारा जो है 1632 में जो है पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया गया था, पहली डच फैक्ट्री। चलिए वन अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न हो गया है, देहरादून में है। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने बताया था गुलामगिरी को ज्योतिबा फुले ने लिखा है, मराठी में है ये। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, आगे पढ़ते हैं क्या है, घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व जो है ये शिवहर का है और सबसे कम घनत्व अगर पूछेगा तो कैमूर का हो जाएगा। और बिहार का अगर आपसे जन घनत्व पूछ लिया जाए तो कितना होगा? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106, ये 0 है, ठीक है।
चलिए, किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपका LTH हार्मोन है। ठीक है, LTH हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि को आपको पता है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? देखिए, कोई भी बजट जो है ना, ये वित्त मंत्री जो है ये प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री राइट आंसर होगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? तो जल संरक्षण का जो उत्तम प्रबंध में प्राप्त हुआ है ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? नाजी पार्टी का तो ये हिटलर था, एडोल्फ हिटलर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए लाइजोजोम की खोज किसने किया था? लाइजोजोम की खोज किया था किसने? तो लाइजोजोम की खोज किया था डी ड्यूबे ने। ठीक है ना, डी ड्यूबे ने किया था। ये सब मैंने आपको कराया हुआ था। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का खोज किया था। ठीक है, चलिए, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? मौलिक अधिकार कौन सा लागू रहेगा आपातकाल के समय? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो आर्टिकल 21 है, जो जीवन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का, तो ये आपको भी पता है, यूरेनियम का अयस्क जो है ये आपका पिच ब्लेंड है। ठीक है, शांति क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? बताएंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन दिया गया है, शांति क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार तो ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो आपको भी पता है, ये आपके कहाँ पर हो रहा है? तो फ्रांस में हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये श्री कृष्ण सिंह हैं, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए HF में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें कौन सा बंद होता है? बताइए, हाइड्रोजन बंद होता है ना इसमें। चलिए, सहसंयोजक बंद भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। आग बुझाने में इसी का प्रयोग एक में बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है, और आग बुझाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CO2 का। और बिजली से जो आग लगती है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा बुझाया जाता है। चलिए, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? देखिए, जिला पूछा है बेगूसराय। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है? तो इसमें से नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को मतलब विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा? तो विद्युत को यांत्रिक में मोटर बदल देगा, और यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर जनित्र बदलता है। रेक्टिफायर जो है AC को DC में बदलता है। ठीक है ना। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत विभाजन कांग्रेस में फूट पड़ी थी, इसको सूरत विभाजन के नाम से बोला जाता है। पहला विभाजन हुआ था जिसमें गर्म दल और नरम दल में जो है फूट हो गया था। चले, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या। विधानसभा में मैंने बताया था 243, विधान परिषद में 75, लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16। क्या मैंने ये सब नहीं पढ़ाया हुआ है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कई बार बताया है, ये कौन सी है? अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी है। अच्छा, डोडा बेटा जो है ये दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक है, चलिए, बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस और जल दिवस 22 मार्च के दिन। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है ना, ये आपका 61वां संविधान संशोधन था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होती है? तो वायुमंडल संवहन के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, संवहन के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? आधुनिक बनाया था मोसले ने। और वैसे अगर आवर्त सारणी का जनक पूछता तो मेंडलीव होता, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया है। चलिए, उसके बाद देखिए लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। चलिए, पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? तो खनिज लवण जो है ये जाइलम पहुंचाता है,
और भोज्य पदार्थ को फ्लोएम पहुंचाता है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सबसे बड़ा नदी डेल्टा, ये आपको भी पता है। ये कौन सी डेल्टा है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, सुंदरबन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र का। और सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली द्वीप। चलिए निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा, निकट के लिए अवतल होगा और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है यह आपका पावर का वाट होगा, ठीक है ना, जूल होगा, ऊर्जा का जूल, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। चलिए उसके बाद जाट जाटिन पूछा गया है, तो ये बिहार का है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 में यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, ठीक है, 1990 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये सुलझाता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको पता है ना 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। छठी अनुसूची में किन राज्यों का संबंध है, तो छठी अनुसूची में मैंने आपको चीख करके बताया हुआ था कि असम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य हैं। यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और उनके अधिकार से संबंधित है ये, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा गया है, तो ये पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर हैं, ठीक है ना, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो ये नीलगिरी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, पहला जैवमंडल नीचे है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीलगिरी तमिलनाडु में है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये सघन टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सघन टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से इंद्रधनुष संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 1912 में हुआ था, बांकीपुर पटना में, बांकीपुर में, यहाँ पर बांकीपुर दिया गया, ठीक है ना। और दूसरा जो हुआ था ये गया में हुआ था 1922 में। 1912 वाला अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधुरकर ने किया था और 1922 वाला गया वाला चित्तरंजन दास ने किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया भी गया है। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, याद रखिएगा। चलिए नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो अभी वर्तमान में सीईओ जो है ये वी.आर. सुब्रमण्यम है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि वर्साई की संधि कब हुई। देखिए वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी और 1919 में ये वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि भी कहा जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। और इसी विश्व युद्ध में मतलब इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था, ऐसे माना जाता है। और जर्मनी पर भारी रकम हर्जाने के रूप में थोपी गई थी। वर्साई की संधि 1919 में हुई थी। चलिए उसके बाद देखिए ब्लैक फुट किसके कारण होता है, बताइए, तो यह आर्सेनिक के कारण होता है, आर्सेनिक के कारण, ठीक है, आर्सेनिक होगा। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष फिर से पूछा गया है। बाबर की मृत्यु फिर से पूछा गया है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पूछा गया है, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा होता है, ठीक है। फिजी की राजधानी पूछा गया है, तो सुआ है, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है ना। और संगई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो ये असम में है। मानस भी असम में है, याद रखिएगा। ओरांग भी असम में है। देहिंग पटकाई भी असम में है, देहिंग पटकाई असम में है, ये सब याद रखिएगा, देहिंग पटकाई, ठीक है। चलिए गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है। अच्छा, अगर करंट वाला 2024 वाला प्रश्न पूछता तो पूछता 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला मतलब वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी किसका नेतृत्व किसने किया है, तो ये किया था रश्मि ठाकुर ने, ठीक है ना, 2024 में। लेकिन ये प्रश्न था कि गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो इनका नाम है स्नेहा शेखावत। ये घटना 2012 की है, ठीक है, गणतंत्र दिवस की। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भावना कंठ दिया गया है, ये आपकी पहली महिला फाइटर पायलट हैं गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली। चलिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखन, तो ये आपको भी पता है कि ये आपके हरिसेन हैं और ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं।
और इन्होंने यहाँ पर समुद्रगुप्त की वीरता और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया है। देखिए पार्ट 2 भी हम लोग इसका लेकर के आएंगे, और भी प्रश्न है इसके बाद वाले सेशन में आपको कराऊंगा। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।